स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 जो है मेथड बेस्ड चैप्टर है, इजी चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वो है कैलकुलेशन एरर। कैलकुलेशन एरर इसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, तो आपको अपना वो पार्ट इसमें स्ट्रॉन्ग करना है। और मेथड्स जो है, आपको सारे मेथड्स के क्या क्या स्टेप्स हैं उनको माइंड में रखना होगा कि कैसे कैसे ये स्टेप्स फॉलो करने हैं, आपको उन्हीं स्टेप्स को यूज़ करना है। अदरवाइज़ जो है इतना टफ चैप्टर नहीं माना जाता, ये इजी चैप्टर है। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज 14.1 है, एक्सरसाइज 14.1 में बेसिकली मीन के बारे में डिस्कशन की गई है, हाउ टू फाइंड मीन। तो हाउ टू फाइंड मीन के रिगार्डिंग अगर डिस्कस करें तो मीन फाइंड करने के आपकी बुक में एनसीईआरटी में 3 डिफरेंट मेथड्स गिवन है। 3 मेथड्स जो गिवन है, इसमें से एक है डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। उसके बाद दूसरा मेथड जो है वो है अज्यूम मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड टू फाइंड मीन। और उसके बाद थर्ड मेथड जो है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन। तो ये टोटल 3 मेथड्स है आपके मीन फाइंड आउट करने के, ठीक है। तो तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा किसी भी मेथड से, लेकिन इसमें ये है स्टेप डेविएशन मेथड जो है उससे कैलकुलेशन सबसे ईजीएस्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो अगर खुद कोई भी सम करना हो और मुझे मेथड का नाम मेंशन ना हो तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। बट अदरवाइज़ तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ किया जा सकता है, आंसर हमारा सेम होगा। अब मैं एक सम लूँगी, कुछ भी एक सम लेकर उसी एक सम को मैं तीनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से, अज्यूम मीन मेथड से एंड स्टेप डेविएशन मेथड से, तीनों से करके दिखाऊंगी। और वो जब तीनों मेथड से आप समझ लेंगे, आप उनके स्टेप्स को नोट कर लेंगे, उसके स्टेप्स को रिवाइज़ करना ताकि आपके माइंड में वो सेट हो जाएं, और उसके बाद आप एक्सरसाइज 14.1 ईजिली उनके बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप तीनों मेथड आपको करने ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बहुत बार पेपर में मेथड लिखा हुआ होता है कि डू इट बाय दिस मेथड ओनली, क्लियर। तो आप ये मत सोचें कि आपको एक मेथड कर लेंगे, 3 करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तीनों प्रॉपरली रिवाइज तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेथड का नाम मेंशन्ड होगा तो आपको किसी दूसरे मेथड से करने पे कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये तो आपको पता ही है, कॉमन सेंस की बात है ये। तो यहाँ पर मैंने जो चूज़ किया है, मैंने पेज नंबर 262 एनसीईआरटी, पेज नंबर 262 एनसीईआरटी पे आपको एक टेबल दिख रहा होगा, टेबल 14.2। टेबल 14.2 जो है वो एक सम है जिसमें क्लास इंटरवल एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। तो इसी एक सम को मैं जो है तीनों मेथड से इसमें मीन निकालूंगी। तो जैसे यहाँ पर मेरा क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल को मैं वर्टिकल में लिख रही हूँ 10 to 25, 25 to 40, उसके बाद है 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड लास्ट इज़ 85 to 90। ये क्लास इंटरवल्स मुझे गिवन है। क्लास इंटरवल्स के साथ इस इंटरवल में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस इंटरवल में स्कोर किया है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स गिवन है। ये हैं 2, 3, 7, 6 एंड 6। अब मुझे इसमें से क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले आपके सामने जो मीन का फर्स्ट मेथड डिस्कस कर रही हूँ, क्या है वो, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड आपने एक्चुअली 9th में किया ही हुआ है, ये आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन बस वहाँ पर हम मेथड का नाम नहीं बोलते थे। डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। तो डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन के लिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो हम ये जो क्लास इंटरवल है इसमें से मिड वैल्यूज़ निकालेंगे, मिड वैल्यूज़ जिसको क्लास मार्क कहते हैं। तो तीनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ करें, आपको क्लास मार्क तो निकालने ही निकालने हैं। अगर आपने पेज 262 एनसीईआरटी खोला हो और टेबल 14.2 खोला हो तो उसी में नीचे आपको क्लास मार्क का फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो ये क्लास मार्क का मतलब क्या है, मिड वैल्यू ऑफ दैट इंटरवल। और वो जो मिड वैल्यू होगी हर इंटरवल की, जैसे 10 to 25 का इंटरवल है, तो यहाँ अगर मैं इसकी मिड वैल्यू निकालूंगी तो मिड वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं क्लास मार्क यहाँ पे निकालती हूँ हर इंटरवल के, तो क्लास मार्क अगर मैं 10 to 25 के इंटरवल का निकालूंगी, तो मैंने फॉर्मूला तो अब नहीं लिखा, अब बुक में से देख ले, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2,
ठीक, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। तो 35/2 17.5। ओके, तो इसी तरीके से आप क्लास मार्क नेक्स्ट इंटरवल जो है 25 to 40 है, उसका भी फॉर्मूला वही है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। लोअर लिमिट आपको पता होगा 25, अपर लिमिट 40, प्लस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2। तो 65/2 किया, 65 को जब 2 से डिवाइड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा 32.5। अब इसके आगे सारे ऐसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद देखें इंटरवल्स में 15 15 15 ऐड हो रहे हैं। 10 से 25 का जो इंटरवल है इसमें कितना विड्थ है, विड्थ 25 की है, तो ऐसे ही जो है इसमें विड्थ 15 की है, सॉरी यहाँ विड्थ कितनी है 15 की विड्थ है। और यहाँ पर भी देखो ये 15 ऐड हुआ, इसी तरीके से इससे अगला जब निकालेंगे तो 15 ऐड होके आपके पास सारे क्लास मार्क आ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको सारे क्लास मार्क निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप 1 या 2 क्लास मार्क निकाल लें और उसी की तरीके से आप सारे क्लास मार्क जो है उतना ही जितना विड्थ होगा, यहाँ पे विड्थ अगर 10 का है तो 10 ऐड करते जाएं। विड्थ अगर क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये भी आपने 9th में पढ़ा था। क्लास विड्थ कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे 25 में से 10 माइनस करें तो 15 की विड्थ आ रही है, तो यहाँ पर इसलिए 15 ऐड हो जाएंगे। तो जब आपका ये तो क्वेश्चन हो गया, जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन करते टाइम अब सबसे पहला स्टेप, अब मैं नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर रही हूँ सॉल्यूशन इसका। तो सबसे पहला कॉलम जो मैं XI का बनाऊंगी, वो XI का जो कॉलम होगा वो उसी तरीके से वो मिड वैल्यू से जो क्लास मार्क निकले होंगे ये वही क्लास मार्क यहाँ पर लिखे जाएंगे, जैसे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके जो आया। तो जैसे मेरा पहला क्लास मार्क कितना आया था वहाँ पर 17.5, उससे नेक्स्ट क्लास मार्क कितना आया था 32.5। तो इसी तरीके से अगर मैं सारे क्लास मार्क निकालूँ तो 47.5, 62.5, उससे नेक्स्ट है 77.5 एंड देन 92.5। ये 15 प्लस करते गए तो ये क्लास मार्क बन गए। ओके, तो या फिर वैसे भी आप हर इंटरवल का लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करके देखें तब भी सेम आएगा। आपको जब भी ग्रुप्ड डाटा हो तो इस तरीके से आपको XI बनाना ही होता है, चाहे कोई सा भी मेथड वो मेंशन कर दे। हर मेथड में XI बनाने का यही वे होता है। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी यानी FI जो है हमारे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमें दिए हुए थे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स जो थे 2, 3, 7, 6, 6, ये हमारी क्या बन जाती है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट मेथड आप कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन, ये हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग मीन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे मीन का फॉर्मूला लिखूँ, मीन जिसका सिंबल है x बार, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा XI, सिग्मा मतलब सम, तो XI और FI के कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दें तो XI इंटू FI आ गया। XI और FI को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका सम, जैसे 17.5 इंटू 2 करेंगे तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 को 3 से तो ये बन जाएगा 97.5। इसी तरीके से 47.5 मल्टीप्लाई 7 करें तो ये हो गया 32.5 और इसको 62.5 को जब 6 से किया तो ये हो गया 375, ये नेक्स्ट हो गया 465 और उससे नेक्स्ट हो गया 555। ठीक, तो ये मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो इस मेथड में, डायरेक्ट मेथड की सबसे बड़ी लिमिटेशन, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इसमें आप देख रहे हैं XI FI की कैलकुलेशंस कितनी टफ हो रही हैं। ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है इस तरीके से एक को मल्टीप्लाई करना, और चांसेस ऑफ एरर, चांसेस ऑफ मिस्टेक भी मैक्सिमम है। और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या पुट करना है, सिग्मा मतलब सम। तो ये जो XI FI का कॉलम आया है इसका मुझे सम निकालना है। 35 मीन्स 35.0, तो मैं इन सबको प्लस कर सकती हूँ। तो इन सब का प्लस करके आंसर आ रहा है जो सिग्मा XI FI है। सिग्मा XI FI की वैल्यू आ रही है 1860। ठीक, जो मुझे यहाँ न्यूमरेटर में पुट करनी है, और डिनोमिनेटर में क्या पुट करना है सिग्मा FI। तो ये मेरा FI का कॉलम था, तो सिग्मा FI मतलब सारे FI का सम। तो अगर यहाँ पे सिग्मा FI इनका सम निकालूंगी तो इनका सम कितना आ रहा है 30। इनको आप प्लस करके देख सकते हैं, इन सबका सम 30 आ गया। ठीक है, तो अब उसके बाद मैंने ये फार्मूला लिख दिया। फार्मूला में मैं ये वैल्यूज़ डालूंगी 1860/30, ये इसकी कैलकुलेशंस की। तो कैलकुलेशन करके लोएस्ट टर्म में इसको काटा तो 62 आंसर आ गया।
ठीक, तो ये मीन निकालने का फर्स्ट मेथड है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। तो आप मेथड, जैसे मैंने पहले कहा, ये मेथड बेस्ड चैप्टर है, तो आप डायरेक्ट मेथड आए अगर, तो आपको इस मेथड को अपने माइंड में स्टेप्स रिवाइज करने हैं और इस तरीके से करना है। ठीक, अब मैं सेम सम, यही वाले जो आपका XI है, सेम क्वेश्चन को दोबारा लूँगी और इस बार मैं इसको अब एज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करके बताऊँगी और फिर आप देखना आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो मेथड इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अगले पेज पर अब आप यहाँ पर देखिए, एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड टू फाइंड मीन। ये तीनों मीन निकालने के ही मेथड हैं जो एक्सरसाइज 14.1 है। ठीक है, अगर मैं फिर से इसमें से वही डाटा, सेम डाटा नोट करूं और डाटा को नोट करने के बाद एज्यूम मीन मेथड में आपसे डिस्कस करूंगी। तो एज्यूम मीन मेथड को लगाने के लिए अब जो है पहला कॉलम, जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में, एक्सआई क्या है, क्लास मार्क क्या है, मिड वैल्यूज़, और उसको कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। अब मैं क्योंकि सेम सम ले रही हूँ तो पीछे वाले सम का ही डाटा है, 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड लास्ट इज़ 92.5। ठीक, तो ये मैंने सेम डाटा दोबारा कॉपी कर लिया जिसमें मैंने XI की वैल्यूज़ नोट कर ली, सेम वही वैल्यू जो मिड वैल्यूज़ निकाली थी। FI फिर मैं क्वेश्चन में से सेम FI लिख रही हूँ, 23766, तो ये जो है मेरे FI हो गए। लेकिन अब यहाँ तक ये तो क्वेश्चन हो गया मेरा। अब एज्यूम मीन का मेथड, एज्यूम मीन मेथड जो है उसमें स्टेप्स थोड़े अलग हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूम मीन, जैसे कि नाम से ही पता चला, एज्यूम करते हैं कि एक वैल्यू मीन है। तो XI के कॉलम में से जो मिडल वैल्यूज़ है, मिडल टर्म अगर काउंट करें तो कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास यहाँ पर 6 टर्म्स हैं। 6 टर्म्स में से मिडल टर्म कौन सी हुई, मिडल टर्म मेरे पास 2 आ रही हैं, या तो 47.5 या फिर 62.5। तो इन दोनों में से किसी एक को आप एज्यूम कर लें कि ये मीन है। नाम से ही जैसे पता चल रहा है एज्यूम मीन मेथड, आप दोनों में से किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशंस चेंज हो जाएंगी। अगर आपने एज्यूम मीन में ए जो है, एज्यूम मीन ए जो है 47.5 लिया, यहाँ 62.5 लिया, लेकिन फाइनल आंसर अल्टीमेटली आप जब निकालेंगे, दोनों में से किसी को भी ए सपोज करेंगे, फाइनल आंसर सेम आएगा। तो सपोज करो मैंने एज्यूम किया, सपोज ए मतलब एज्यूम्ड मीन, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे कैलकुलेशन के लिए स्पेस चाहिए होगा। सपोज ए मीन्स एज्यूम मीन, जो मेरा एज्यूम मीन है, मैंने इसमें से सब 47.5 को सपोज कर लिया। मैं 62.5 को भी एज्यूम मीन सपोज कर सकती थी, तभी मैंने जैसे आपको बताया मेथड चेंज नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज हो जाएंगी। तो जब मैंने ये एज्यूम मीन कर लिया, तो इसके बाद यहाँ पर मैं अगला कॉलम जो आएगा, ये मेरे XI और FI के कॉलम में तो हैं ही, मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाऊँगी DI मतलब डेविएशंस। डेविएशन एक इंग्लिश का वर्ड है। डेविएशन मतलब चेंज, डेविएट करना, ठीक है, कितना चेंज होना, दैट इज़ डेविएशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे सारी एक्सरसाइज का डेविएशन देख रहे हैं कि सारी रीडिंग्स कितना डेविएट कर रही हैं, किससे, मीन से। तो ये रीडिंग्स कितना डेविएट कर रही हैं मीन से, उसे कहते हैं डेविएशन, जिसके लिए हमने क्या सिंबल लिया, DI। तो वो निकालेंगे कैसे हम, XI माइनस A करके। ठीक है, तो हम XI, ये रीडिंग है, XI की रीडिंग को A से माइनस करते जाएंगे। तो जैसे फर्स्ट रीडिंग कितनी है, 47.5, जैसे आप ये देखें, ये फर्स्ट रीडिंग है 17.5 और हमारा एज्यूम मीन कितना है, 47.5। तो A की वैल्यू तो हर जगह 47.5 ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम पहला कॉलम ले रहे हैं, फर्स्ट रो ले रहे हैं, तो 17.5 हमारा यहाँ XI हो गया। 17.5 में से जब 47.5 माइनस होगा, तो माइनस होके कितना आएगा, -30। हमें साइन इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो प्रॉपर साइन के साथ हम इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये हम DI निकाल रहे हैं XI माइनस A करके। इसी तरीके से हमारा दूसरा XI कितना है,
32.5। इस 32.5 को जब हम यहाँ यूज़ करेंगे और माइनस ए यानी 47.5 करेंगे तो ये हो जाएगा -15। उसके बाद 47.5 माइनस 47.5 ज़ीरो। तो उसके बाद जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा +15। उसके बाद आप करेंगे तो ये +30 हो जाएगा और उसके बाद आप करेंगे तो +45। अब देखो एक पैटर्न बन गया। 15 हमारी क्लास विड्थ थी और यहाँ पे 15 का डिफरेंस आ रहा है। और इसके बाद ये जब DI आपने निकाल लिया तो उसके बाद आपको एक और कॉलम बनाना है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ ये मेथड बेस्ड चैप्टर है और इसमें मेथड के स्टेप्स, हमें क्या क्या स्टेप्स लगाने हैं, हर किसी को रिवाइज करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, माइंड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो अगला कॉलम हमारा क्या बनेगा, FI इंटू DI। ठीक है, अब हम FI इंटू XI नहीं करेंगे। देखो इस मेथड में कैलकुलेशंस ईजियर हो रही हैं। अगर आप खुद देखेंगे तो यहाँ पर FI और DI को आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने FI और XI को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। तो डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन सबसे टफ थी और यहाँ पर इस मेथड में कंपैरेटिवली ईजियर हो गई। तो आप 2 को जब इस -30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अस -60। 3 को -15 से करेंगे -45, ये ज़ीरो आ गया। उसके बाद ऐसे जो है 15 6 90, 13 6 180 और 45 6 270। ये हमारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कंपैरेटिवली ईजियर हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इन सब का सम। ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मीन का फॉर्मूला देखेंगे, एज्यूम मीन मेथड के थ्रू जब हम मीन निकालते हैं तो मीन का फॉर्मूला है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो A इसमें क्या है, एज्यूम मीन, जिसकी वैल्यू यहाँ पुट होगी। सिग्मा FI DI मैंने आपको समझाया था डेविएशन, तो सिग्मा FI DI की वैल्यू मुझे चाहिए जो मेरी यहाँ से निकलेगी। सिग्मा FI DI निकालने के लिए ही पहले मैंने FI और DI के कॉलम मल्टीप्लाई कर दिए। ये जो आप देख रहे हैं पूरा ये FI DI के सारे मल्टीप्लिकेशन, अब इनका सिग्मा मतलब सम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसमें से साइंस का आपको खास ध्यान रखना है। ये दोनों टर्म्स माइनस में है, इनको अलग से प्लस कर लिया। ये सारी टर्म्स जो प्लस में है इनको अलग से प्लस कर लो। तो ये कैलकुलेशन करके आ रहा है 540। अब 540 ये प्लस में है और ये -105 है। तो ओवरऑल जब ये दोनों का अपोजिट साइन है तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, तो सब्ट्रैक्ट होके हमें क्या रिजल्ट आएगा, 435 प्लस का 435 आएगा। यहाँ पर FI DI माइनस में भी आ सकता है। अगर हमारा ये नंबर लार्जर होता, माइनस वाला नंबर लार्जर होता है तो सिग्मा FI DI नेगेटिव भी आ जाता है, तो कोई ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एज इट इज़ विद साइन ही पुट कर देंगे। तो बस अब आप इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो। A की वैल्यू 47.5 हो गई जो हमने यहाँ एज्यूम मीन लिया था। सिग्मा FI DI 435 हो गया अपॉन सिग्मा FI। सारी फ्रीक्वेंसीज़ का सम मुझे पता है 30 है। ठीक है, जो पीछे भी मैंने कैलकुलेशन की थी। अब यहाँ पर जब मैं इसको पुट करूँगी, पुट करके ये 30 पुट कर दिया। अब इसकी कैलकुलेशन करूँगी तो मैं यहाँ पर LCM भी ले सकती हूँ, या फिर LCM ना लेकर अगर मैं चाहूँ तो 47.5 एज इट इज़ रखूँ, इसका डेसिमल बना लूँ, वो मेरी मर्ज़ी है। किसी भी वे से सॉल्व करो तो ये 14.5 आ जाएगा डिवाइड करके, तो इससे आंसर 62 आ गया। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले मेथड में भी, यानी डायरेक्ट मेथड में जब आपने सम को किया था, सेम सम हमने डायरेक्ट मेथड से किया था, तब भी हमारा आंसर 62 आया था। और अब आप सेम सम को किससे कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड से। ओके, तो एज्यूम मीन मेथड के स्टेप्स नोट करें, इस सम को अपनी कॉपी में करें और 2 बार रिवाइज करें, फिर इसके बेसिस पर नेक्स्ट क्वेश्चन लें। क्लियर। अब मैं आपको यहाँ पे तीसरा मेथड बता रही हूँ। तीसरा मेथड जो क्या है, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, ये भी मीन ही निकालना है हमने इस मेथड से भी। स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड मीन। तो ये हमारा थर्ड मेथड है मीन निकालने का। ठीक है, तो मीन निकालेंगे इससे भी हम। तो यहाँ पे भी हम फिर अब सेम सम ही लेकर चल रहे हैं। तो सेम सम लेकर अगर हम मान लो मैं यहाँ पे टेबल लिखूँ, फिर हमारे 2 कॉलम्स XI का कॉलम बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि XI जो है वो क्या होता है, मिड वैल्यूज़ होती है किसी भी इंटरवल की। तो XI हमने बिल्कुल उसी तरीके से निकाला है। तो मैं XI की वैल्यू वहीं से यूज़ कर रही हूँ, 17.5, 32.5, 47.5, उसके बाद है 62.5, 77.5 और लास्ट में है 92.5। ठीक, तो ये मिड वैल्यूज़ जो मैंने निकाली थी क्लास मार्क, उनको मैंने ले लिया।
सेम एफ आई ले रही हूँ दोबारा, तो एफ आई की रीडिंग्स भी मेरी हैं 2 3 7 6 6 6। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स आई और एफ आई आ गए। अब जब आपको मीन निकालना है स्टेप डेविएशन मेथड से, तो स्टेप डेविएशन मेथड से जब आप मीन निकालेंगे तो ध्यान से देखें। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम इसमें भी एक एज्यूम मीन ही करते हैं। एज्यूम मीन मेथड से ये थोड़ा मिलता जुलता है लेकिन एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, इसलिए आपको इसको देखना तो पड़ेगा ही। इसमें आपको फिर से एक एज्यूम मीन करना है। एज्यूम मीन अब आप फिर आपको जैसे पिछला पार्ट था कि ये दो मिडल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 47.5 और 62.5, क्योंकि देखो 6 रीडिंग्स है। एक्स आई में टोटल हमारे पास 6 रीडिंग्स है, तो ये दो मिडल वैल्यूज़ में से किसी को भी आप एज्यूम मीन ले सकते हैं। क्लियर? तो जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप किसी को भी जिसको भी एक ही जगह पर यूज़ करेंगे फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। अब मैंने फिर से जो है सपोज कर लिया कि मेरा एज्यूम मीन जो है वो कितना है, 47.5 ही है। ठीक, एज्यूम मीन आप 47.5 ले लिए। तो यहाँ पर अगला कॉलम हमारा वो डी आई का कॉलम भी सेम बनेगा। डी आई का कॉलम जैसे पीछे डिस्कस किया था, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। जब एक्स आई माइनस ए, तो यहाँ पर एक्स आई अब आप समझ जाएंगे इजीली। एक्स आई हमारी ये सारी रीडिंग्स हैं और ये सारी रीडिंग्स एक एक करके ए में से माइनस होती जाएंगी। ए जो कि 47.5 है, जब ये पहले माइनस होगा तो ये -30 आ गया, फिर ये -15, ये 0, ये +15 +30 और फिर ये +45। ठीक, ये कॉलम बिल्कुल उसी तरीके से बना है जैसे हमारा पहले बना था। लेकिन अब हमारा यहाँ पर तो एक स्टेप और होगा, एक कॉलम हम और बनाएंगे। एक कॉलम और किसका बनाएंगे, यू आई का। ये कॉलम हमने पहले नहीं बनाया था। अब यू आई का कॉलम हम कैसे बनाएंगे, यू आई इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच। अब इसमें ये एच क्या है, एच है क्लास साइज़। एच क्या है, क्लास साइज़। अगर तो सारे इंटरवल्स की विड्थ सेम हो, आप क्लास इंटरवल्स को देखें। क्लास इंटरवल में पहला इंटरवल क्या है, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55। अगर आपने क्वेश्चन लिखा होगा रजिस्टर में, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को तीसरी बार कर रहे हैं तीसरे मेथड से, तो आपने देखा सारे इंटरवल्स की विड्थ कितनी है, एच यानी क्लास साइज़ भी बोल देते हैं, क्लास विड्थ भी बोल देते हैं। तो आप सब जगह विड्थ देखेंगे, कहीं से भी निकाले 25 - 10 करके निकाले या कहीं से भी निकाले तो 15 आ रही है। ठीक, तो एक चीज़ और डिस्कस करूँगी, अगर मान लो हमारी क्लास विड्थ सेम ना हुई, कोई क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं क्लास विड्थ सेम नहीं है, तो आप ये देखेंगे कि ये जो हमारे नंबर्स हैं ये सब किसका मल्टीपल है, जिस नंबर का ये कॉमन मल्टीपल होंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम जो है जिससे मल्टीपल होंगे, या समझ लो जिससे वो डिवाइड हो रहे हैं, आप उसको एच यूज़ कर लेंगे। क्लियर? अभी तो लेकिन हमारी क्लास विड्थ सब में सेम है। सब में अगर क्लास विड्थ सेम है तब कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तब तो आप एच ये ही ले लें। ये सिर्फ मैं उस सिचुएशन में बता रही हूँ जब आप एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन करते हैं और आप ये नोटिस करते हैं कि क्लास विड्थ सेम नहीं है, तब आप जो है इतना परेशान ना होएं कि हम एच क्या लें। तब आपको इनमें से देखना है कि डी आई की रीडिंग सारी की सारी रीडिंग्स किससे ईजिली डिवाइड हो रही हैं, तो आप उस नंबर को खुद से एच ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एच फाइंड करना है। तो एच की वैल्यू 15 आई, तो अब आप यहाँ पे डी आई अपॉन एच, ये जो डी आई का कॉलम था अब इसको आप एच यानी 15 से डिवाइड कर देंगे। देखो -30/15, -2 -1, यहाँ पे 0, 15/15 1 2 3। अब कैलकुलेशंस और इजी हो गई। ठीक, तो अब इसके बाद आप अब अगला कॉलम बनाएंगे, एफ आई इंटू यू आई को ही मल्टीप्लाई करना है आपको। अगर आपको एज्यूम मीन मेथड ध्यान हो तो उसमें हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई किया था, तो कैलकुलेशन कंपैरेटिवली थोड़ी टफ थी। लेकिन अब हमें एफ आई इंटू डी आई नहीं करना है, अब हमें एफ आई इंटू यू आई। तो देखो कैलकुलेशन और इजी हो गई। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो -4, 3 को -1 से किया, 7 को 0 से किया, 6 1 जा 6 2 जा 6 3 जा। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने पहले भी कहा था इस मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन ईजीएस्ट है। और अगर कोई मुझे कहे कि इस सम को करो, मीन को निकालो, कोई भी मुझे एक डाटा दे दिया जाए, तो मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करना ही सबसे ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजीएस्ट है और तो चांसेस ऑफ एरर मिनिमम है। ठीक, तो यहाँ पर मुझे अब ध्यान से देखो मीन का फॉर्मूला क्या है। स्टेप डेविएशन मेथड में जब हम मीन निकाल रहे हैं, फॉर्मूला आपको याद करना होगा, तो a + h टाइम्स सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई।
तो ए तो आपका एज्यूम ही नहीं है, जो ए आपकी यही वैल्यू पुट हो जाएगी। एच आपका ये जहाँ जो हमने एच यूज़ किया, जिस एच से यहाँ पर हमने सारी रीडिंग्स को डिवाइड किया था, ठीक है, तो वही एच यहाँ पर ये वैल्यू में पुट होगा, क्लियर, इंटू सिग्मा एफ आई यू आई। इसीलिए जो है एफ आई और यू आई का जो कॉलम है, इनको मल्टीप्लाई करके एफ आई यू आई बनाया गया, क्योंकि मुझे इसी का क्या निकालना है, सम। तो अगेन ये दोनों माइनस वाली रीडिंग्स हैं, माइनस वाली रीडिंग्स को अलग से प्लस कर दो, तो इन दोनों का सम तो आ रहा है -7, इनको अलग से प्लस कर दो तो ये आ रहा है 36 -7 करेंगे, क्योंकि इनके साइंस अपोजिट है, तो ओवरऑल सम जो आया सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू आई 29। किसी केस में ये नेगेटिव भी आ सकता है अगर ये नंबर लार्जर हो जाए, तो इसलिए कुछ कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव नेगेटिव ये कुछ भी रिजल्ट आ सकता है सिग्मा एफ आई यू आई का। अब इस फार्मूला में वैल्यूज़ डालो, तो ए की वैल्यू 47.5 थी, एच हमारा कितना था 15, और सिग्मा एफ आई यू आई जो है मैंने यहाँ पर निकाला था अभी 29, और सिग्मा एफ आई मेरा कितना है, सिग्मा एफ आई है मेरा 30, तो यहाँ पे पुट करी हूँ 29/30, ठीक है। अब मैं इसकी कैलकुलेशन कर लूँगी, जब इसको कैलकुलेशन 15 2 जा, तो 29 को 2 से डिवाइड कर लो या फिर एलसीएम ले लो, बोथ विल गिव सेम रिजल्ट। तो ये 14.5 हो गया, जब इन को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 62। ओके, तो अब आपने देखा सेम सम जो है मीन निकालने का, हमने ये थर्ड मेथड, तो तीनों मेथड से हमारा फाइनल आंसर सेम आया है एक ही क्वेश्चन का, लेकिन आपको तीनों मेथड्स की प्रैक्टिस करनी है। अब इसी के बेसिस पर जो मैंने जितना अभी तक आपको कराया है, इसके बेसिस पर आप एक्सरसाइज 14.1 आप पूरी ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1 में कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं है। इसमें से मैं ये बताऊं आपको, जैसे इसका आप कुछ सेलेक्टिव सम्स कर लें, अगर जैसे टाइम शॉर्ट है जिनके पास और स्कूल का या और बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। आप क्वेश्चन 4 ट्राई करें, जैसे इन्होंने इसमें कहा है मेथड अगर मेंशन्ड है, बाय सूटेबल मेथड लिखा है, तो मैं आपको फिर ये स्टेप सजेस्ट करूँगी, आप स्टेप डेविएशन मेथड लगाकर प्रैक्टिस करें। अगर आपका आंसर पीछे से मैच नहीं होता है तो मुझे आप मैसेज डालें या मुझे इसकी पिक भेजें। इसमें जो क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। वहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, नहीं तो मुझे मैसेज डालना, फिर मैं इसको एक और वीडियो बनाकर जो मीन चैप्टर के ऐसे 1-2 क्वेश्चन जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज निकालनी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपको करके नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, ठीक है। लेकिन आप ट्राई करके इसमें फिर मुझे फीडबैक दें। और इसी तरीके से अगर आप इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये सारी एक्सरसाइज जो है वेरी इंपॉर्टेंट, तो खैर इसमें थर्ड था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 14.1 के हैं। क्वेश्चन 6 अगर आप देखते हैं तो उसमें अगर आप देखेंगे तो इंटरवल सेम नहीं है। क्वेश्चन 6 में अगर आप देखते हैं 0 to 6 का इंटरवल जो है उसमें विड्थ कितनी है, 6 की विड्थ है। फिर उसके बाद 6 to 10 का आ गया तो विड्थ 4 हो गई। उसके बाद 10 to 14 में भी 4 की विड्थ हो गई। इस तरीके से अगर पूरा डाटा मैं शुरू से एंड तक जा रही हूँ तो इसमें विड्थ जो है सेम नहीं है। तो जैसे मैंने अभी कहा था कि स्टेप डेविएशन मेथड में कई बार ऐसा होता है जब विड्थ सेम नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आप अगर विड्थ सेम नहीं है तो जब आप DI का कॉलम बनाएंगे तो DI के कॉलम में आप ये देखना जो नंबर्स आ रहे हैं वो सारे किससे ईजिली डिवाइड हो रहे हैं। तो जिस नंबर से वो इजीली डिवाइड हो रहे हों, सपोज़ वो 2 से इजीली डिवाइड हो रहे हैं या वो 4 से इजीली डिवाइड हो रहे हैं, जिससे भी वो इजीली डिवाइड हो रहे हैं, तो आप उतना H ले लेना। यहाँ पर H निकालने के लिए आपका वो स्टेप नहीं चल पाएगा जो आप विड्थ से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर H जो है इस तरीके से निकालें। इवन देन ये आपसे नहीं होता है तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज करें, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके भेजूँगी। लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप ट्राई करें इस सम को स्पेशली बाय स्टेप डेविएशन मेथड ही ट्राई करें, ठीक है। बाकी आप कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं। मेथड मेंशन्ड होगा तभी आपके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन होगी कि उसी मेथड से करना है। अब आप इस एक्सरसाइज को ट्राई करके मुझे बताएं आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं।